क्या आप जानते हैं कि इंसान जेम्स वेब टेलीस्कोप से 7 गुना बड़ी टेलीस्कोप अब स्पेस में भेजने जा रहे हैं। इतनी बड़ी टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मसलन हम उसे रॉकेट में लेकर कैसे जाएंगे, वो किस प्रिंसिपल्स पर काम करेगी, वो स्पेस में फैलेगी कैसे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज की वीडियो तरतीब दी गई है, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगले 10 सालों में जो सबसे बड़ी टेलीस्कोप आने जा रही है उस पर किस तरीके से काम हो रहा है और उसमें स्पेस में माया क्यों इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहली बात यह कि इस टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम एक्सोप्लैनेट्स की बात करते हैं, अगर हम दूर दराज के प्लैनेट्स की बात करते हैं और उनको देखने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हमारे लिए एक मुश्किल है। और वो मुश्किल ये है कि हम अपने करीबी सितारे, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी कहते हैं, उसके एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को भी पूरे तरीके से नहीं देख सकते, बल्कि वो हमें हमारी टेलीस्कोप्स में एक धब्बे से ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आता। ना कि हम उसकी एनवायरनमेंट को देखें, हम ये देखें कि उसमें कौन कौन से मरकब उसकी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। उसमें जजीरे हैं, उसमें समंदर हैं, उसमें चट्टानें हैं, उसकी आबो हवा कैसी है और उसके खदोखाल कैसे हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त की टेक्नोलॉजी हमें दिखा नहीं पा रही। लेकिन अब हम जा रहे हैं एक बड़ी टेलीस्कोप की तरफ। ये टेलीस्कोप 50 मीटर का साइज रखती होगी, तकरीबन एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इसका लेंस या मिरर होगा। और ये टेलीस्कोप हमें बहुत कम रोशनी लेकर बड़ी डिटेल में एक्सोप्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे आज हमें प्लूटो के बारे में मिल रही है, दूर दराज के प्लैनेट्स के बारे में मिल रही है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। अब ये टेलीस्कोप ऐसे ही हमें एक्सोप्लैनेट्स को दिखाएगी। अगर टेलीस्कोप की बात की जाए तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग मिरर टेलीस्कोप, सबसे पहले न्यूटन ने उस पर काम किया। हमें नजर आता है कि गैलीलियो ने भी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पर काफी ज्यादा काम किया, जिसमें रिफ्लेक्टिंग मिरर लगे होते हैं। मैं आपको न्यूटन की डिजाइन करता टेलीस्कोप का एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी की किरणें आती हैं, पीछे एक मिरर लगा होता है, उससे रिफ्लेक्ट होती हैं, और आगे एक छोटा मिरर लगा होता है जो कि जिसे ऑब्जेक्टिव मिरर कहते हैं, जो कि टेढ़ा होता है और उससे लगकर वो आई पीस की तरफ चली जाती हैं, जहां ऑब्जर्वर आंख लगाए बैठा होता है और उसे वो सेलेस्टियल बॉडी नजर आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम एक नई टेलीस्कोप डिजाइन कर रहे हैं। इस टेलीस्कोप में जो मिरर हैं वो मरकरी के बने हुए हैं। हाँ जी, माए के, मरकरी के बने हुए हैं। अब आप हैरान होंगे कि मरकरी का मिरर कैसे चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए उस मरकरी को रोटेशन दी जाती है, उसको घुमाया जाता है बहुत ज़्यादा स्पीड पर, यहाँ तक कि उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए और रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। इस तरीके के पैराबोलिक मिरर ऑलरेडी हम बहुत सी टेलीस्कोप्स में इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ। जब 2003 में हमने कैनेडियन लार्ज जीनत टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया और वो 2003 से 2016 तक रही, तो इस टेलीस्कोप में मरकरी का मिरर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन मरकरी के मिरर की कुछ कबाहतें भी हैं, कुछ मसाइल भी हैं, और वो मसाइल आते हैं ग्रेविटी से। जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करती है और उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे ही रोटेशन में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, और इस वजह से वो एक प्योर परफेक्ट मिरर नहीं रहता और उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली आ जाती है। यही असूल लेकर अब इंसान स्पेस में जा रहा है। नासा और इसराइल, अमेरिका और इसराइल मिलकर एक $600,000 का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसे फ्लूड कहा जाता है, फ्लूइडिक टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप में भी माए का इस्तेमाल होगा, लिक्विड का इस्तेमाल होगा। ये टेलीस्कोप, अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात की जाए तो उसका ओवरऑल 18 हेक्सागोनल जो मिरर्स हैं वो तकरीबन 6.5 मीटर की विड्थ रखते हैं। लेकिन अगर हम इस टेलीस्कोप की बात करें तो इसके जो मिरर्स हैं उनका जो एरिया है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप से 77 गुना ज़्यादा है। मैंने आपको ये तो बताया था कि जो डायगोनली अगर देखें तो 7 गुना ये ज़्यादा बड़ी है, लेकिन अगर ओवरऑल एरिया देखा जाए जब ये डिज़ाइन होगी तो ये 77 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। इसका मतलब यह है कि दूर से आने वाली छोटी छोटी रोशनी की किरणों को भी ये ट्रैप करेगी और एम्पलीफाई करके हमें दिखा सकेगी। हम दूर के प्लैनेट्स पे देख सकेंगे कि क्या वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, क्या वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एटमॉस्फेयर जो हम चाहते हैं इंसानों के लिए मुस्तकबिल में, वो मौजूद है कि नहीं मौजूद। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस टेलीस्कोप को रॉकेट्स में लेकर स्पेस में जाया जाएगा और वहाँ पर इसको खोला जाएगा।
जब इसको खोला जाएगा तो इसमें लिक्विड को फिल किया जाएगा। लिक्विड जैसे ही सूरज के सामने आता है तो उसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने इसके साथ एक शील्ड लगाई है। आपको गोल्डन प्लेटिंग में एक शील्ड नज़र आ रही है। ये शील्ड इसको सूरज की रोशनी से बचाती है। तो सूरज जिस तरफ होगा ये शील्ड उसी तरफ होगी, ताकि जो लिक्विड है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है किरणों को, रोशनी की किरणों को, वो ज़्यादा मुतासिर ना हो सके। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम स्पेस में मरकरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेस में मरकरी को लेके जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंस मेटल होती है और उसे फिल करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी में बहुत उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं और स्पेस के खदोखल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसलिए हम किसी और किस्म के लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ नैनो पार्टिकल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस टेलीस्कोप का जो कर्वेचर है, जो आउटर बाउंड्री है, उसको भी कम ज़्यादा किया जा सकता है ताकि हम चीज़ों को फोकस कर सकें। और साथ साथ इसके आगे एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है, एक कैमरा लगा होता है, जिसके ज़रिए वो रोशनी की किरणें स्पेस में जो इससे रिफ्लेक्ट होती हैं, वो रोशनी की किरणें उस कैमरे पर पड़ती हैं, जो कि स्पेक्ट्रोग्राफी करता है और वो हमें बताता है कि एटमॉस्फेयर कैसी हो सकती है। जब हम ये बात करते हैं कि हम मरकरी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, तो हमारे पास और बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो स्पेस में जाकर कैसा बिहेव करेंगे, इसके लिए हमने सिमुलेशंस की, हमने इंसानों ने टेस्टिंग की ज़ीरो ग्रेविटी में। ज़ीरो ग्रेविटी आप जानते हैं एक ऐसी फ़्लाइट है जो कि ज़मीन पर एक ऐसा जहाज़ उड़ाया जाता है जिसके ऊपर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम एक्ट करती है। आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, उसमें एस्ट्रोनॉट्स, या एस्ट्रोनॉट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसमें जो राइडर्स हैं वो उड़ते फिर रहे होते हैं। वहाँ पर हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि हमने माइक्रो ग्रेविटी में जाकर चीज़ों को इंस्टॉल करना होता है, तो वहाँ पर सिमुलेट कर ली जाती हैं। यहाँ पर जब हमने गैलियम को टेस्ट किया तो पता चला कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है मरकरी से, इसलिए उसे स्पेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल किया गया मरकरी की जगह, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। सॉल्ट वाटर हैवियर होता है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं थी। उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए बीच में मेटल के पीसेस डाले गए, नैनो पार्टिकल्स डाले गए, इसमें सिल्वर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया और उससे उसकी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। जब उसे ज़ीरो ग्रेविटी में ले जाया गया तो वहाँ पर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और फिर 2022 में उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया गया और वहाँ पर भी बहुत से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए नासा ने और इजरायली स्पेस एजेंसी ने, और रिजल्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा बेहतर आए। अब हम दूर के प्लैनेट्स को, जो कि करीबी प्लैनेट भी हमसे 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूरी पर है, उसे फ्लूड टेलीस्कोप के साथ देख सकते हैं। फ्लूड टेलीस्कोप पर इस वक्त काम जारी है, इसकी डिज़ाइनिंग जारी है। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो दिखा दिया यहाँ पर, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2040 से पहले इसे स्पेस में लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके बाद ये हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक बहुत बड़ा मुतबादल देगी, जो कि दूर की गैलेक्सीज को, दूर के एक्सोप्लैनेट्स को और दूर के सेलेस्टियल बॉडीज़ को देख सकेगी और इंसानों को उसके बारे में इल्म दे सकेगी। मुझे मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।